अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। मेरा और आपका रिश्ता सच का है, इसलिए प्रोग्राम के आगाज में एक सच मेरे हवाले से। मैं ना ही अपनी सालाना तातीलात पर जियो की स्क्रीन से गायब हुई और ना ही अपनी जाती मसरूफियात की वजह से गैर हाजिर रही। जो कयास आराइयां मेरे बारे में की गई उनका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती, लेकिन मेरे जो इंटरव्यूज सामने आ चुके हैं, ख्वाह वो न्यूज वीक पर हों या न्यूज लाइन में, वो सच पर मबनी है। मैंने 4 हफ्ते कबल इस प्लेटफॉर्म से, जिस पर आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस्तीफा दिया था। ये मेरे नजदीक एक उसूली फैसला था और इस पर ना तो मैं नादिम हूं और ना ही मुझे कोई अफसोस है। अगर मेरे उसूली मौक़िफ़ पर मैं एक ऐसी इनकलाबी तब्दीली की बुनियाद रख सकती हूं तो मेरे नजदीक इससे बड़ी जीत कोई नहीं। मेरा जियो से तकरीबन 1 दिहाई का ताल्लुक है। सच का साथ देना और उसूलों पर डट जाना, भले अपना ही नुकसान क्यों ना हो, ये सबक मैंने जियो से ही सीखा है। लेकिन कुछ अर्सा कबल इस इदारे ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे मुझे वो बुनियादें हिलती हुई महसूस हुई। जिस मौक़िफ़ को मैंने अपनाया है और जिस मौक़िफ़ को मैंने परवान चढ़ाया है और जिस मौक़िफ़ के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म से लड़ती रही हूँ, जब मुझे ये महसूस हुआ कि इस मौक़िफ़ की नफ़ी वही इदारा कर रहा है जिसने वो मुझे मौक़िफ़ पर डटना सिखाया है, तो मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया। नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों पर एतमाद करना पायदार साबित नहीं होता। इसीलिए लोग काबिल भरोसा चीज़ों को फौकियत देते हैं, जैसे तहरीरी मुआहदे, कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर आइन। मेरे इस एहतजाज के बाद एक ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट जियो ने भी जारी किया है जो मेरे, आपके और हम सब के लिए है। जियो उसूल, इसकी मौजूदगी में ख्वाह कोई कितनी ही रेटिंग दिलाता हो या कितना ही रेवेन्यू लाता हो या फिर जियो में कितना ही बड़ा ओहदा अपने पास रखता हो, सबके कॉल और फेल को जांचने के लिए यकसा पैमाना इस्तेमाल होगा। अब ना तो कोई लिबरलिज्म के नाम पर रिवायात का मजाक उड़ा सकेगा और ना ही कोई इस्लाम की आड़ में सवाल उठाने और इख्तिलाफ करने वालों के खिलाफ फतवे जारी कर सकेगा। जियो उसूल जैसे कॉन्ट्रैक्ट की मौजूदगी में अब किसी की गलती पर किसी दूसरे को कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुर्बान वो होगा जो उसूल और अपनी हद को पार करेगा। ये जो उसूल की जंग होती है, इसमें मुज़ाकरात की जगह तो मौजूद होती है, लेकिन बार्गेनिंग नहीं की जाती। मेरे नाकदीन आज ये कहते हैं कि मैं ज्यादा पैसे या ज्यादा बड़ी पोस्ट के लिए वापस आई हूँ। बड़ी पोस्ट दिखाने के लिए होती है, छुपाने के लिए नहीं होती, तो आपको जरूर बताती। तनख्वाह पर काम करती हूँ लेकिन सर्व आपको करती हूँ। अगर मुआवजा बढ़वाऊंगी तो खबर आप तक भी पहुंचेगी। उन 83 लाख रुपयों की तरह नहीं जो बहरिया टाउन की तरफ से लेने का मुझ पर इल्जाम है, उनको तो मैं कोर्ट ले जा चुकी हूँ। इसकी सदाकत भी आपके सामने आ ही जाएगी। ताहम ये जो उसूली रास्ता है, इसको तय अकेले ही करना पड़ता है, लेकिन मेरे फैसले की दाद देने वाले और मुझे मॉरली सपोर्ट करने वाले इतनी बड़ी तादाद में थे कि किसी भी लम्हे मेरी हिम्मत नहीं टूटी। आखिर में बस ये वाजे रहे कि जंग अभी जारी है, ना मेरी पोजीशन तब्दील हुई है, ना ही मैंने अपने स्टैंड से पलटा खाया है। जियो उसूल के साथ मैं ये जंग इसी प्लेटफॉर्म से लड़ती रहूंगी। आप मेहरबानी करके अपने वोट और अपने रिमोट का इस्तेमाल करना भी सीखें। हमें पाबंद कीजिए उन उसूलों का जिनका हम प्रचार करते हैं। मेरी शख्सियत में एक ही चीज वाजे है, आई लाइक थिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट, आई डोंट लाइक ग्रे एरियाज। दैट सेड, बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे, आज नेटो सप्लाईज के खिलाफ दिफा पाकिस्तान काउंसिल की रैली क्वेटा से चमन पहुंची है, जबकि कराची के इलाके लियारी में अवामी तहरीक के तहत जलसा भी किया गया है। सिंध हुकूमत ने आज के रोज शहर में कोई भी जलसा करने या रैली निकालने पर पाबंदी आयद कर दी थी। ताहम अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ परीजो जलसा गाह पहुंचने में कामयाब रहे। ये जानने के लिए कि हुकूमत ने लियारी में होने वाले इज्तिमा पर पाबंदी क्यों आयद की थी और अवामी तहरीक लियारी को अपना मरकज बनाकर क्या मकासद हासिल करना चाहती है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ पलीजो साहब। पलीजो साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। आपका जलसा चंद ही मिनटों पहले खत्म हुआ है। मैं जानना चाहूंगी, ये आपने बात खुद ही की कि मुझसे बार बार कहा जाता है मैं कराची क्यों आता हूँ, लेकिन ये जो आज आपने जलसा किया, तो मेरा भी यही सवाल है, ये जलसे की जरूरत क्या थी? देखिए जी नाजिया, पहली बात तो ये है कि पहले बात तो ये है कि कराची क्यों आता हूँ। कराची मेरा है इसलिए आता हूँ। कराची 6000 साल से सिंध का है, इसलिए सना में कराची आता हूँ। दूसरी बात यह है कि कराची में मैं क्यों ना आऊँ। सवाल ये जो पूछते हैं कि क्यों आते हो, इनसे सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों ना आऊँ। कायम अली शाह साहब का गांव खैरपुर है, वो आ सकते हैं। यूपी और सीपी और लखनऊ से भाई आ सकते हैं। लाड़काना से निसार खोड़ो आके स्पीकर बन सकते हैं। हमारे पश्तून भाई सरहद से आ सकते हैं। पंजाब के भाई लाहौर से आ सकते हैं। बलूचिस्तान से भाई आ सकते हैं। सराइकी से आ सकते हैं। सिंध और हैदराबाद और कंदकोट और लाड़काने वाला क्यों नहीं आ सकता, जिसका ये दारुल हुकूमत है 6000 साल से। दूसरी बात ये कि देखें, हमारी बहनों को, गजाला बतूल सिद्दीकी को, एजाज को, वीर को, सतार को, सरवर को 22 मई को शहीद किया गया। उस पे सना कोई एक शख्स गया उन मकतूलीन, उन शहीदों की
घरों पर जाके दस्ते शफकत रखा, उनके लिए किसी इमदाद का ऐलान हुआ, जो जख्मी हुए उनके लिए कोई ट्रीटमेंट पैकेज आया, कुछ नहीं आया। फिर दूसरी बात सना कि आज जो हम पे 144 लगाया गया और हमारे रास्ते बंद किए गए और कंटेनर लगा के सिंध के 22 एसएसपीज को हुक्म दिया गया कि अयाज लतीफ अली जो जहां नजर आए उसको गिरफ्तार कर लो, उसके बावजूद जो मैं ये लाखों लोगों के जलसे में पहुंचा हूं, अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक और लियारी के बलोच भाइयों के जलसे में, वो ये पैगाम है कि हम सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे। रेड जोन में जो सिंध की तकसीम की बात करते हैं उनको जूसेस पिलाए जाते हैं। गुज़िश्ता 4.5 सालों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को जलसा करने से रोका है? दिफा पाकिस्तान से लेके नेशनलिस्ट और लेके पीटीआई, पीएमएलएन, एएनपी, एमक्यूएम, जेयूपी, सुन्नी तहरीक, मुझे आपको रोकने की एक मिनट, पलीजो साहब मुझे रोकने की आपको इजाजत दीजिएगा, क्योंकि ये तो आप बात कर रहे हैं सिंध की डिस्ट्रीब्यूशन का या सिंध की तकसीम का, ये मामला खत्म हो गया, इसको दोबारा हवा क्यों दे रहे हैं आप? यानी हमारी बहनें जो शहीद हुई वो मामला खत्म हो गया। कराची में सिंधी तालिब इल्मों को दाखिलाएं नहीं मिल रही, वो मामला खत्म हो गया। कराची में मल्टीनेशनल कारपोरेशन में सिंध के लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है, वो मामला खत्म हो गया। कराची को 5 जिला में रेस्टोर नहीं किया गया, वो मामला कहाँ खत्म हुआ है? हैदराबाद अपनी हैसियत में कहाँ बहाल हुआ है? लोकल गवर्नमेंट में जो 2 निजाम चल रहे हैं, कराची के लिए एक और सिंध के लिए बाकी के लिए दूसरा, वो कहाँ खत्म हुए हैं? सिंध के लोगों को कराची में अपना इख्तियार कहाँ हासिल है? मफावत के नाम पे जो वसाइल दे दिए गए हैं वो कहाँ लौटे हैं? कराची में जो टारगेट किलिंग हुई है वो कहाँ खत्म हुई है? सना, आज भी 16 लोग कत्ल हुए हैं, आज भी 2 बलोच भाई मलीर से आते हुए किए गए हैं। कौन सी चीज ऐसी है जो 4.5 सालों में खत्म हुई है कि कहा जाए कि हालात बड़ी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? अयाज लतीफ अली जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है, जब अयाज लतीफ अली जो 22 मई से आज तक सना 15 जुलाई है, उसको ऑलमोस्ट 2 महीने गुजरे हैं, उस पर अगर टारगेट किलिंग खत्म हुई हो, सिंधियों और बलोचों का कत्लेआम खत्म हुआ हो, पश्तूनों का, पंजाबियों का, उर्दू बोलने वालों का, तो फिर कहा जाए कि अमन रेस्टोर हो गया है। पीपुल्स पार्टी की कयादत तो जाके मिट्टी बैठ गई है, दुबई बैठी है, लंदन और न्यूयॉर्क बैठी है, उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने तो सिंध को बाजार की चीज बनाकर फरोख्त कर दिया है। उस फरोख्त करने के खिलाफ हम मैदान में हैं और हम कह रहे हैं कि सिंध एक इंटीग्रल पार्ट है इस रीजन का। बलीजो साहब, ये आज आपने कराची में जलसा किया, लियारी गए, आपको पता है लियारी एक सेंसिटिव एरिया है फिलहाल, आपने जो पिछले दिनों भी ऑपरेशंस देखे, आपने उन्हीं लोगों को हीरो भी बनाया, वहां पर बैठ के बात भी की, खड़े होकर बात की, लेकिन ये सारा मामला, मतलब कराची में बहुत जगहें हैं, आप वहां पर जलसा करते हैं, लियारी ही क्यों आप चूज करते हैं? मेरा फिर सवाल ये होगा सना कि लियारी क्यों नहीं, जहाँ पे 10 दिन ऑपरेशन नहीं, आप हर सवाल के जवाब में कहेंगे कराची क्यों नहीं, लियारी क्यों नहीं, मतलब सवाल का जवाब देना। मैं ये अर्ज करूं कि 40 लोग जहाँ शहीद हुए, उन 40 लोगों के वर्षा के पास जाने के बजाय, जहाँ गजाला बतूल सिद्दीकी गोलियों का निशाना बनी, उसके बजाय मैं जाके कोई रनछोड़ लाइन से और लियारी को छोड़ के मैं जाके हैदरी में जलसा करूं। शहीद हमारे, हम कहाँ जाते हैं? कब्रों पे कहाँ जाते हैं? और हम घरों पे कहाँ जाते हैं? वर्षा के पास जहाँ शहादत होती है, जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत जहाँ होती है, वहाँ दिए जलाए जाते हैं ना। बेनजीर भुट्टो साहबा की रावलपिंडी में शहादत हुई है, वहाँ दिए जलाए जाते हैं। तो लियारी में जिन गलियों में शहादतें हुई हैं, वहाँ आने के बाद मैं कंदकोट तो जलसा नहीं करूंगा। फिर एक और बात है सना कि आज आपने देखा ये लाखों लोग जमा हुए, कोई आपको एरियल फायरिंग नजर आई? किसी एक शख्स के हाथ में कोई हथियार नजर आया? कोई राइफल, कोई रोगर, कोई रिपीटर, कोई शो ऑफ पावर नजर आया? हमने 22 मई को हमारे लोगों को शहीद किया गया, 23 मई को हड़ताल की, किसी एक उर्दू बोलने वाले, किसी एक भाई, किसी सरकारी मिल्कियत उसको नुकसान पहुंचा नहीं। हम तो पुरअमन है, ये तो हमारे इस रवैये से साबित हो रहा है। और दूसरी बात सना कि ये जुल्फकार आबाद जो बन रहा है, और ये ग्वादर से लेके मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूँ, ग्वादर से लेके कराची को मिलाते हुए जुल्फकार आबाद तक आलमी ताकतों के हवाले पे एक पहले शहर, फिर सूबा और फिर मुल्क किया जाएगा। और वो समझ रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा, उसका डोमिनो इफेक्ट होगा। पहले वो कराची और सिंध को मुतासर करेंगे, पाकिस्तान को करेंगे, फिर ईरान, सऊदी अरब और पूरी एशिया को करेंगे। इसलिए उनकी राह में हम रुकावट बन रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान, सिंध और पूरी रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अयाज लतीफ अली जो साहब हमें ज्वाइन किया। मौला बख्श साहब ने उनसे क्विकली एक सवाल करते हैं। मौला बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताइएगा, आप गुफ्तगू को गालिबन सुन रहे थे अयाज लतीफ अली जो की, उनको परमिशन भी नहीं है लेकिन वो जलसे करते हैं लियारी, जो कि पीपल्स पार्टी का हब माना जाता है, आपके तासुरात इस पर क्या हैं? अयाज लतीफ अली साहब एक पार्टी के सरबराह हैं, उनका वो पार्टी कई सालों से सिंध में
सरगर्म है, उनका एक नुक्ते निगाह है, उनका अपना प्रोग्राम है, उनका मंशूर है और उनकी अपनी हिकमत अमली है, वो उनके तहत काम करते हैं। उनका किसी और पार्टी से कोई उसके प्रोग्राम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अपने प्रोग्राम में आज़ाद हैं, जो उन्होंने रास्ता मुंतखब किया है उस पर चल रहे हैं और उनके ख़यालात कोई ढके छुपे भी नहीं हैं। पाकिस्तान के तमाम लोग उनके वालिद को इनको जानते हैं, सिंध के भी तमाम लोग इनकी सियासत को जानते हैं, इनके ख़यालात से वाकिफ़ है। तो अभी उन्होंने अपने प्रोग्राम के तहत लियारी में जलसा किया है। आप ठीक सवाल पूछ रही थी बार बार कि लियारी को ही क्यों मुंतखब किया जा रहा है इन हालात में। जो लोग अमन अमान चाहते हैं वो उन जगहों से इज्तनाब करते हैं जहाँ से इख्तिलाफ और लिसानी लड़ाई किसी भी हालत में सिंध के मफाद में नहीं है। सिंध के इत्तेहाद में यही है कि सिंध के मुस्तकिल तमाम बाशिंदे सिंध के मफादों को अपनी मफाद समझ कर, अपने कौमी मफाद समझ कर उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, उनके लिए जदोजहद करें। हम लड़ाई से एहतियात करते हैं और हम ऐसा कभी भी हमने ऐसी सियासत नहीं की जो किसी लड़ाई के दरमियान, ज़बान बोलने वालों के दरमियान कोई लड़ाई हो। लेकिन पलीर साहब की अपनी सियासत है, उस पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं सकता। ठीक है, मौलाना बख्श आंटी साहब हमारे साथ रहिए क्योंकि हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आए दीगर मेहमान भी हमारे साथ शरीक होंगे, हम बात करेंगे क्योंकि देखने में तो सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन वो जो थर्ड फोर्स है वो हर किसी को नजर क्यों आ रही है, साजिश की बू फजलुर रहमान साहब को क्यों आई। बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू लेकिन। इन दिनों मुल्क सियासी और इंतजामी इंतशार का शिकार है। ऐसे में अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह दें कि अदालती हुक्म पर नया वजीर आजम भी गर गया तो निज़ाम को सख्त नुकसान पहुंचेगा, वाकई सोचने का मकाम है। मौलाना साहब ने ये बात क्या कही और किस तरह कही, जरा आप ही को सुनवा देते हैं। कोई शख्स ये कहने की पोजीशन में नहीं है कि अदलिया का फैसला अदल इंसाफ पर मबनी है। हाँ, ये कहते हैं कि बहरहाल अदलिया का फैसला लिहाजा माना जाए। ये कोई नहीं कहता कि वो वाक़अतन अदल इंसाफ पर मबनी है, लेकिन बहरहाल अदलिया जो है उसको फरीक न बनाया जाए, वो एक गैर जानिबदार इदारे के तौर पर काम करे। हम खैर मकदम करेंगे उनके हर फैसले का, लेकिन उस पर आवाम को इत्मीनान होना चाहिए। मौलाना साहब की सियासी बसीरत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें यह खतरा इन दिनों ही ज्यादा क्यों नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये बातें भी की जा रही हैं कि अगर अर्ली इलेक्शंस का ऐलान हो जाए तो सूरत हाल की कशीदगी कम हो सकती है। यही जानने के लिए इन खबरों में और अंदेशों में कितनी सदाकत है, हमारे साथ मौजूद है मौलाना बख्श आंटी साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना बख्श साहब। हमारे साथ मौजूद है राजा सलमान साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब ऑन द फोन लाइन, PMLN के रहनुमा हैं, कॉलम निगार हैं, बहुत शुक्रिया आपका अयाज अमीर साहब। सबसे पहले तो आपने ये सुना राजा साहब जो उन्होंने कहा कि ये अदालती फैसला है इसलिए मान लिया जाता है, इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये अदल और इंसाफ पर मबनी है। इस पर आप कुछ कहेंगे? बहुत सख्त बात की है मौलाना ने, लेकिन इस पे एक बहस तो ज़रूर चल रही है प्रेस में और आवाम में, सोसाइटी में। लेकिन ये कहना कि इसका कोई ताल्लुक अदल इंसाफ से नहीं है, मैं समझता हूँ एक बहुत ही ये एक एक्सट्रीम रवैया है। इसमें ज़रूर बहस हो सकती है कि अदलिया यूँ भी कर सकती थी, यूँ भी कर सकती थी, लेकिन ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसका अदल इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें बात बढ़ जाएगी। उन्होंने एक मेंबर कौमी असम्बली को नाअहल करार दिया है, नाअहलियत की जो शराइत आइन में मौजूद हैं उनके तहत नाअहल करार दिया है। अब ये और बात है कि वो मेंबर वज़ीर आज़म भी थे और नाअहल होते ही असम्बली की मेंबरशिप से उनकी वज़ारत उज़्मा भी गई। बहरहाल ये लंबी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हम एक सियासी दौर में दाखिल हो गए हैं। अगला इलेक्शन अब आया चाहता है, वो 6 माह में हो या 8 माह में हो, और इस दौर में मुझे लगता है इस किस्म के मजीद बयानात भी सामने आएंगे और अदलिया को गालिबन तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। अदलिया को तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा और न्यूट्रल भी रहना पड़ेगा। याज अमीर साहब, ये फजलुर रहमान साहब न्यूट्रल रहे, मतलब आप समझते हैं कि ये यहाँ न्यूट्रलिटी का फुकदान है? ये तनकीद तो आ रही है कि कई जगह तो रवैया आपका बड़ा नरम होता है, वो मसलों को छूते भी नहीं है, और सारा जो 144 क्लॉज 184 सब क्लॉज 3 जो है उसका जो तशरीह है फंडामेंटल राइट्स का, वो एक ही डायरेक्शन में तोपें सारी चल रही हैं। तो ये तो बिल्कुल सामने है। प्रेस में भी अभी एडिटोरियली भी पहली दफा सुप्रीम कोर्ट की तरफ ऐसी तनकीद हो रही है, और इसलिए कि हाँ ठीक है, आपको मौक़िफ़ ठीक है, वो कसूरवार होंगे, वो बड़े से बड़े गुनाहगार होंगे,
लेकिन जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें पता नहीं कुछ चीज रहेगी भी या नहीं रहेगी। हुकूमत नाम की चीज तो इस वक्त इस्लामाबाद में फंक्शन नहीं कर रही। हमारे देहातों में जब एक अदालत की पेशी पे हमें जाना हो तो हम और सोचने से कासर हो जाते हैं। तो ये तो अब 25 का जो इनके ऊपर वो पड़ा होगा कि हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, ये होगा। हुक्मरानी पहले ही इतनी कोई ज़रबुल मिसल तो नहीं थी, लेकिन अब उसका क्या हालत हो गई है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। और मैं एक चीज कहूंगा कि मुल्क में मसाइल बहुत हैं। वो जो है स्वेज अथॉरिटीज को खत लिखना बड़ा अहम मसला है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल में वो खत या मुबैना $60 मिलियन जो किसी स्वेज अकाउंट में है, वो सबसे अहम तरीन मसला नहीं है। एक वजीर आजम कुर्बान हुआ और हम कितने करेंगे, और सिर्फ अगर यहाँ कुर्बानी तक रहे बात तो फिर भी ठीक है। लेकिन हमने हमारी तारीख पे अगर नजर जाए तो फिर दिल जो है धड़कता है, लरजता है कि इसमें से जो मर्जी बयानात चीफ जस्टिस साहब दे दें कि अगर कोई हमला किया तो पार्लियामेंट हम सबसे होगा, बेशक जो मर्जी कहते रहें, लेकिन जिस नहज पे, जिस रास्ते पे हालात चल रहे हैं वो खतरे से खाली नहीं है। खतरे से खाली नहीं है। यही खतरों की बात करते हैं तो एक तारीख थी मौला बख्श साहब 25 जुलाई, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई थी। आप 23 जुलाई को जो एक आपकी कंटेम्प्ट लेकर आए आप बिल, उसकी भी सुनवाई होगी। ये हुकूमत का दिफा आप क्या समझते हैं, क्या होगा? इस पे मैं बात करता हूँ, लेकिन पहली जो बात है वो बड़ी आपकी अहम है। आपके मौजू की सबसे बड़ी अहम बात रहेगी कि हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जो फरमाया है और अयाज अमीर साहब ने जो फरमाया है, इस पे ज़रा गौर करें। और मेरे कई दिनों से गुज़िश्ता कई प्रोग्राम आप देखें तो मैं एक खदशे का इजहार कर रहा हूँ। बोलते थे, अदलिया नहीं बोलती थी, लेकिन फिर भी जब से अदलिया ने बोलना शुरू किया वो भी काबिल बर्दाश्त था। लेकिन उन फैसलों पर जो रायामा बनाने लगे, जो मखसूस सियासी रहनुमा बयानात देने लगे, जो मखसूस वकला अपने मफादात के तहत मखसूस वकला कि हम खड़े हो जाएंगे, हम यूं करेंगे, अमल दरामद कराएंगे, एक सियासी पार्टी खड़ी हो गई हम अमल दरामद कराएंगे। आप देखें मैडम, उन्होंने इस सारे मामलात को जज अदलिया के फैसलों को सियासी बना दिया। फिर मैंने उनके इंतहाई मोहतरम मुकर्रम के सामने भी कहा था एक मीटिंग में, और बार बार कहता रहा हूँ कि जब अदलिया के फैसलों पर रायज़नी होगी, जब अदलिया के फैसलों पर बातें होंगी और उनको लोग पार्टी समझेंगे तो फिर अदलिया की तरफ उंगलियां उठेंगी। अदलिया की तरफ उंगलियां उठनी अच्छी नहीं है। मैं बरमला कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, एक सियासी पार्टी जिन्होंने मोर्चा बनाया हुआ है अदलिया को, वो इस अदलिया को पसंद नहीं करती। वो खुद चाहती है कि यह अदलिया मुतनाज़ा बन जाए ताकि आने वाले दिनों में जो माहौल बने वो इस अदलिया का नहीं हो। मैं आपसे पूछता हूँ, अयाज अमीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, कमाल की बात करते हैं, अभी भी अच्छी। मैं उनके सामने बात रख रहा हूँ, जनाब किसी भी एमएनए ने, किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अफादत नहीं है? किसी ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम का फलसफा पुराना और कदीम हो चुका है? किसी ने भी नहीं कहा। हम लाख इख्तलाफ करें अपने हज़्ब मुखालिफ के दोस्तों से, लेकिन वो भी नहीं कहते। पीपल्स पार्टी वाले भी ये नहीं कहते। पीपल्स पार्टी वाले फैसलों से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि अदलिया अफादत हो चुकी है। लेकिन जब अदलिया की तरफ से ये कहा जाए कि पार्लियामेंट के तकद्दुस का फलसफा पुराना हो चुका, तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। सारी दुनिया में पार्लियामेंट कानून बना है, यहाँ खड़े होकर एक सियासी रहनुमा कहे पार्लियामेंट अफादत हो चुकी है, अदलिया की तरफ से बयान आए कि पार्लियामेंट के एहतराम का फलसफा पुराना हो चुका है। ये बयान सियासी बयान है, ये अदालती बयान नहीं होते। या जैसे अब भी है कि अमन अमान ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, वो ठीक चीज नहीं है, तो आप ऐसे कैसे करेंगे? ये बयान सियासी बयान है। जब सियासी बयान दोगे तो सियासी लोग तो आप पर तबसरा करेंगे। अब देखिए, अयाज अमीर साहब ने कहा है, मौलाना साहब ने कहा है, मौलाना साहब ने खतरनाक जुमला कहा है, जो आखिरी जुमला है उनका। उन्होंने कहा है अदलिया को पार्टी नहीं बननी चाहिए, हम उनके फैसले गैर जानिबदार होने चाहिए। अगर अदलिया पार्टी बनेगी तो और गैर जानबदार बन जाए तो हम भी फैसले मानेंगे। आप समझते हैं इस जुमले की? नहीं तो अदलिया किससे पार्टी बन रही है? नहीं, ये जो बात हो रही है किसकी पार्टी ना बने, तो कौन है कोई? हाँ, अभी देखिए अयाज अमीर साहब ने क्यों कहा कि इतने सारे फैसले पड़े, उनको क्यों नहीं उठाया जाता? आप अयाज अमीर साहब से हटके भी बात करें ना मौला बख्श साहब। जी जी, अच्छा मुझे बताएं कि ये आप कहते हैं कि हाँ जी, देखिए
वो सियासी आदमी है, वो दानिश्वर है, वो बात कर रहे हैं, वो पार्टी की बात नहीं कर रहे, वो जो मुसीबत है, जो वबा फैली हुई है, उसकी बात कर रहे हैं। तब मैं बार बार हर आदमी अपने 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 महबूब का या पसंदीदा आदमी का हवाला देगा, मैं भी अपने सियासी दानिश्वर का बयान हवाला दूंगा। ये कोई आम आदमी की राय नहीं है, ये बहुत बड़े आदमी की राय है। और ये कायनात में पाकिस्तान में बात चल रही है कि सारे मामला आपने उठाने, आपके अपने हुदूद हैं, आपके अपने फैसले हैं, आपके फैसले। और दूसरी बात, हमने कब फैसले नहीं माने? ये फिजा जो बना दी है किसी सियासी पार्टी ने। नहीं तो स्पीकर को, पीएम गिलानी को घर ना भेजना ये इख्तिलाफ नहीं था, ये इख्तिलाफ नहीं था, आप लोगों के एक्शंस नहीं है कुछ। क्यों आप हमें कुदरत का दिया हुआ कानून इस्तेमाल करने नहीं देंगी? अपील का हक इस्तेमाल करने हमें नहीं देंगी? हमें इख्तिलाफ करने का हक नहीं देंगी? क्यों नहीं देगी? कौन सी ऐसी अदलिया जिससे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता? नहीं, अपील का आपको हक है, अपील का तो हक था, आपने अपील तो की नहीं। तो हमने देखे सना, हमको हजारों लोग लेकर हमला तो करने नहीं गए, हमने उनसे हुज्जत तमाम की। जब जिस भी फैसले से हमने इख्तिलाफ किया उसके खिलाफ उन्हीं के सामने पेश हुए। उन्होंने बुलवाया, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म गए, उन्होंने कहा घर चले जाओ, घर चले गए। कोई तोड़ फोड़, कोई नारेबाजी, कोई बदतमीजी नहीं। उसके मुकाबले में कई लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होकर जो बुरा कुछ बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, कोई नोटिस नहीं लिया उन पर। क्यों नहीं लिया गया? मैं नाम ले रहा हूं, रोहिदाद खान पर क्यों नहीं हुआ? मैं पूछता हूं, रोहिदाद खान ने सुप्रीम कोर्ट के दरबार में जजों से मुखातिब होकर जो बात की, उस पर क्यों नहीं नोटिस लिया गया? मैं नाम ले रहा हूं अपनी उसका सुप्रीम कोर्ट की साबिक बार का, उनका नाम ले रहा हूं। उन्होंने कहा है कि कोर्ट सियासी फैसले कर रही है, उन पे क्यों नहीं हुआ? सिर्फ सियासी आदमी, सिर्फ पार्लियामेंट, ये कोई अच्छी राय नहीं होगी। ये आपकी बातें बिल आखिर पार्लियामेंट के सारे लोगों को जमा कर रही है, और सारे पार्लियामेंट में ये बेचैनी है। ये बयान अच्छा नहीं आया अदलिया के इंतहाई मोहतरम मुकर्रम शख्सियत की तरफ से कि उनके एहतराम का, तकद्दुस का फलसफा पुराना हो चुका है। उंगलियां उठ रही हैं, उंगलियां उठेंगी, यहां भी रोका जा सकता है। अभी कोई ज्यादा तबाही नहीं आई, अभी ज्यादा कोई चीजें खराब नहीं हुई। ठीक है, ओके मौला बख्श साहब, एक मिनट। राजा साहब आप इस पर कमेंट करेंगे बिकॉज शेख वकास अकरम साहब ने भी ज्वाइन किया, उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपके कमेंट चाहूंगी बिकॉज बहुत लंबी तकरीर की है मौला बख्श साहब ने। जी देखिए, ये नहीं कहा गया कि अदलिया ने कि पार्लियामेंट के तकद्दुस का फलसफा पुराना हो गया। सिर्फ ये कहा गया है कि आइन मुल्क में मालादस्त है, तमाम इदारों ने पार्लियामान बशमूल आइन के तहत काम करने, लिहाजा ये रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए। लेकिन इससे हट के मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि अगर के तासुर है, जैसा कि आज अमीर साहब की गुफ्तगू से सामने आया या मौला बख्श साहब की गुफ्तगू से सामने आ रहा है कि अदलिया का रुख जो है वो एक जानिब है, तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। हकीकत कुछ भी हो, तसव्वुर की एक अपनी अहमियत है। अगर ये बात अवाम में फैल गई, मीडिया में अगर ये फैल और ये एक बड़े तबके की अगर ये राय हुई, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है और अदलिया को इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि परसेप्शन जो है उसकी उतनी ही अहमियत है जितनी की हकीकत की अहमियत है। ठीक है, 25 जुलाई और 23 जुलाई ये 2 डेट्स अब बड़ी मीनिंगफुल हो गई हैं। शेख वकास साहब, आप इत्तेहादी भी हैं, एक डेडलॉक भी नजर आ रहा है, एक क्राइसिस भी नजर आ रहा है। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि न्यूट्रल लेना चाहिए जुडिशरी को। आप लोग इस वक्त क्या कह रहे हैं? देखें, हम तो ये समझते हैं कि जो क्राइसिस अपरेंटली आपको नजर आ रहा है, नहीं मुझे नहीं नजर आ रहा, फजल रहमान साहब को नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में ये पूरे मुल्क में जो बंदे देख सकते हैं उनको नजर आ रहा है कि एक क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो गई है, कंफ्यूजन की सिचुएशन पैदा हो गई है। लोग जो है वो एक अजीब किस्म के मखमसे में हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही। मशीनरी ने काम करना छोड़ दिया है, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द डिसीजंस। कभी 14 तारीख को, कभी 24 तारीख को, कभी उससे आगे। हुकूमत ने बाकायदा, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी किस तरह करती है, जब उनको अंदाजा हो कि ये कुछ होने जा रहा है तो उसके बाद वो बिल्कुल रहा सा काम भी छोड़ देते हैं। तो सिचुएशन तो बड़ी खराब है इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि जो भी कानून और आइन के मुताबिक जो जस्ट फैसला हो वही होना चाहिए, और अपनी कौम का, अपने मुल्क का और अपने आइन का मजाक हम ना उड़वाएं तो हमारे लिए बेहतर है। ऐसा ना हो कि कहीं जो है वो जो प्राइवेट महफिलों में इस वक्त गुफ्तगू चल रही है, जगह जगह पे हर शोबा जिंदगी के लोगों में, लोगों के ड्राइंग रूम्स में, लोगों के
गप्पें जो चल रही हैं वो ऐसा ना हो कि कहीं वो हकीकत का रूप धार लें और ये सारे जो हैं ये मुंह देखते रह जाए। अयाज अमीर साहब, अर्ली इलेक्शंस की बात हम सुन रहे हैं बार बार, आप समझते हैं कि कुड दैट बी अ काइंड ऑफ पॉसिबली अ वे आउट ऑफ दिस क्राइसिस सिचुएशन? देखिए, अर्ली इलेक्शंस तभी हो सकते हैं कि वजीर आजम वक्त, चाहे राजा परवेज अशरफ हो या कोई और हो, वो ऑर्डर करे और डिसॉल्व करे नेशनल असेंबली। उसके अलावा इलेक्शंस फौरी नहीं हो सकते। ना फरमान जारी कर सकते हैं सदर जरदारी। GHQ का जो फरमान आता है वो और सूरतों में आता है और शक्ल में आता है। अब पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर है, पीपल्स पार्टी पे दबाव है। मेरी अपनी रीडिंग है सिचुएशन की कि इस दबाव के तहत वो उनकी ये ख्याल है कि हम डिक्टेशन के तहत कोई फैसला नहीं करेंगे। तो जहां पे एक तरफ से यलगार हो रही है जुडिशरी की तरफ से, दूसरी तरफ मौला बख्श साहब की पार्टी जो है उसका रवैया भी हो रहा है कि ठीक है फिर देखा जाएगा। तो ये जो दोनों तरफ से है कि देखा जाएगा, इसमें हर चीज मारी ना जाए। सब चीज जायज है, हर बयान जायज है, सब जायज है। अगर इलेक्शन टाइम पे हो जाए मार्च तक, और आप जो अर्ली इलेक्शंस कह रहे हैं कितना वक्त रह गया है, आधा साल तो ये बीत चुका है, तो मार्च में अगले साल तो होना ही होना है। तो जहां पे 4.5 साल हमने इंतजार कर लिया है और जो हमने मातम जो भी किए, आसमान अभी तक नहीं गिरा, हिमालय अभी तक समुद्र से जाके नहीं मिले वो जो पहाड़ हैं, तो हम 6 महीने इंतजार कर लें। ये पहली बार तारीख में होगा 65 साल में कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शन कराए और उसके बाद एक डेमोक्रेटिक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो। अभी तक हम इतना सब्र 65 साल में नहीं दिखा सके, तो ये हमें करना चाहिए कि अगर टाइम हो जाए, मेरा रीडिंग है कि पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर अर्ली इलेक्शंस नहीं कराएगी। लेकिन इस वक्त तो ये भी खबरें हैं कि मैं याद अमीर साहब से 100% जो है वो एग्री करूंगा। बिल्कुल ये इट्स नॉट ऑन द कार्ड। ये लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है और ये अच्छी डिस्कशन का टॉपिक भी हो सकता है, मगर कोई अर्ली इलेक्शन जो है कम से कम हुकूमत या उसके इत्तेहादियों की तरफ से इस किस्म की किसी मूव को बैक नहीं किया जाएगा। ठीक है, डिस्कशन टॉपिक चेंज करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। और अर्ली इलेक्शंस अगर पहुंची हैं तो अगेन ये क्राइसिस सिचुएशन कहां लेके जाएगी, और 25 जुलाई और 23 जुलाई ये 2 डेट्स जो हमारे सर पर मंडला रही हैं, इनमें क्या होगा, इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। टेलीफोन लाइन पर अयाज अमीर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मौला बख्श साहब, राजा सलमान अकरम साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं शेख फकास अकरम साहब। जी वेरी क्विकली मैं आपको आऊंगी अयाज साहब, क्योंकि आज एक खबर जिस तरह अखबार में आई ये कि कहा गया कि ये जो बार बार जुडिशरी को इतना सपोर्ट करते हैं मियां साहब और ये जो जुडिशल एक्टिविज्म के बारे में बात करते हैं, तो उनको सीनियर लीडर्स ने मशवरा दिया कि आप जरा थोड़ा सा कंट्रोल करें, कंट्रोल्ड स्टांस अपनाएं। यू थिंक इसमें कोई अक्लमंद मशवरा है ये? देखिए, मैं जब ऐसे टॉक शोज वगैरह में आता हूं तो मैं आई ट्राई टू बी थोड़ा सा वो पार्टी का वो स्पोक्समैन बन के नहीं आता। क्या राय दी गई है नहीं दी गई मुझे इसका नहीं, बट इज इट एन इंटेलिजेंट एडवाइस? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। वो तो मैंने भी क्या कहते हैं इस कॉलम में अपने लिखा था कि सबसे ज्यादा नुकसान हमारी पार्टी को होगा कि अगर इलेक्शन में कुछ ताखीर हो गई या ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट वगैरह हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें होगा। हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और ये जो एक जो है जो हम सपोर्ट करते रहे हैं बिल्कुल जायज है, असूली है, सब कुछ है। लेकिन अब जब तनकीद का निशाना सुप्रीम कोर्ट बन रही है, हकीकत में उसने गलत किया है या नहीं, लेकिन जैसे सलमान साहब ने कहा कि तासुर परसेप्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को जो जिन अनासर से, जिन एलिमेंट से, जिन धानों से सपोर्ट मिल रही है, उन सपोर्ट करने वालों को भी देखना चाहिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है सलमान साहब, यू लेड द फाउंडेशंस ऑफ द एनआरओ केस, और आपको याद भी होगा। ये बताइए कि अब आप क्या देखते हैं, 23 को क्या होगा, 25 को क्या होगा? और जाहिर है 23 को जो होगा वो तो इट विल बी अ कर्टन रेजर फॉर 25, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? लेकिन 23 को तो जो तौहीन अदालत के नए कानून को चैलेंज किया गया है, उन पिटिशनों में कार्रवाई शुरू होगी। 23 को उनमें फैसला नहीं आ जाएगा। तो हम मेरा ख्याल है कि बहुत लंबी कार्रवाई नहीं होगी, 3, 4, 5 दिनों में
जो एतराज़ात उठाए गए हैं नए कानून के हवाले से उन पे कोई फैसला आ जाएगा। और गालिबन कुछ शिकें जो नए कानून की हैं जिनके ज़रिए वज़ीर आज़म और वज़रा को एक किस्म का इस्तिस्ना देने की कोशिश की गई है तौहीन अदालत से, उसको गालिबन अदलिया कलअदम करार दे देगी। तो ये मामला तो 3-4-5 दिन कम से कम चलेगा। 25 को ये होना है ज़्यादा से ज़्यादा कि वज़ीर आज़म को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाए कि क्यों ना आप पर तौहीन अदालत का जो की फ़र्द जुर्म आयद की जाए। उसके बाद शो कॉज नोटिस पे कुछ दिन बहस होगी और उसके नतीजे में अगर अदलिया ने फैसला किया कि फ़र्द जुर्म आयद करना है तो फिर फ़र्द जुर्म आयद होगा और उसके बाद ट्रायल चलेगी। ये तमाम मामला अगर ट्रायल तक आता है तो इसमें भी 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। लिहाजा ना 23 को कोई हतमी बात होगी ना 25 को होगी, लेकिन अगस्त के अवाइल तक मेरा ख्याल है कोई ना कोई सूरत सामने आ जाएगी इन दोनों मुकदमों में, अगस्त के पहले हफ्ते में या 10 तारीख तक। ये सूरत कैसी होगी राजा साहब? देखिए, जहाँ तक तो तौहीन अदालत के नए कानून का ताल्लुक है, मैंने अर्ज किया उसकी कुछ शिकें जो है वो गालिबन बादिल नज़र में नज़र आता है कि कलअदम करार दे दी जाएंगी। अगर वो कलअदम करार हो जाती हैं तो उसके बाद वज़ीर आज़म के हवाले से फिर तौहीन अदालत का जुर्म जो है वो साबित करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वाज़े तौर पर 20 जून को भी और उसके बाद भी जो 12 जुलाई की जो हेयरिंग हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप किसी मशवरे की परवाह ना कीजिए, अब हम आपको बराह रास्त ये कह रहे हैं कि NRO के फैसले पर अमल दरामद कीजिए। अगर वो अमल दरामद नहीं होता तो ये एक किस्म की बराह रास्त तौहीन अदालत होगी और फिर जो फैसला आना है वो मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसका एक कानूनी हवाले से उसकी पेशन गोई करना। अब ये और बात है कि कोई सियासी वाक़यात सामने रखे जाएँ, कोई और ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, वो तमाम बातें जो हैं वो इस वक्त मैं समझता हूँ हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन हो सकता है अदलिया के जहन में हो। पहले भी उन्होंने 6 ऑप्शंस दी थी जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मामला चल रहा था और एक इब्तदाई हेयरिंग के दौरान उन्होंने कहा था। अब क्या वो तौहीन अदालत से हटकर कोई ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, इस वक्त ये बात वसूख से नहीं कही जा सकती। ठीक है, ओके। मौला बख्श आंडियो साहब ये जो शिकों का हवाला दे रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि इसको भी कलअदम करार दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, इसकी पेशन गोई की थी एतजाज एहसन साहब ने भी और रजा रब्बानी साहब को भी एतराज थे। तो ये जो पार्टी के अंदर भी इंतशार पैदा हो सकता है इन शिकों की वजह से या इस बिल की वजह से, आप नहीं समझते? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी दौर ऐसा नहीं जिसमें पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे दोस्तों ने या चंद रहनुमाओं ने या एक रहनुमा ने किसी भी इशू पे इख्तलाफ किया हो। बहुत बड़ी पार्टी है और खालिद जमहूरी मिजाज की पार्टी है, इसमें इख्तलाफ की बुनियाद पर कोई सजा नहीं, किसी को कोई मार नहीं देता। इन रहनुमाओं ने भी इख्तलाफ किया है वो अपनी जगह पर, लेकिन पार्टी की इज्तिमाई जो राय है, इज्तिमाई जो फैसला है वो सबके सामने आ चुका है और उस पर अभी बहस की बात नहीं है। असल बात यह है कि हम सिर्फ अना को मसला बनाकर क्यों मुल्क को बहरान में डालना चाहते हैं। अब बहरान यही मसला है, अयाज अमीर साहब ने फिर बात की है कि इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता, दूसरी हुकूमत आएगी वही खत लिख सकती है, भला इसी पर क्यों जोर दें, इसके हवाले से क्यों बहरान में डालें, क्यों निजाम को तबाह और बर्बाद करें। जब 4.5 साल गुजर गए तो जिन पार्टियों की बेचैनी बढ़ गई है, जिनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, जिनको पार्लियामेंट सुबह शाम ख्वाब में आती है और कुर्सी वज़रात अज़्मा की, वो भी कुछ महीने कुछ हफ्ते इंतजार कर लें और बाकी सब लोग भी इंतजार करें, चले इनको पूरा करने दें, एक रिवायत बन जाएगी, निज़ाम चलेगा। और मैं कहता हूँ, मेरे दिल की बात है, मेरे ईमान की बात है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल यही है कि निज़ाम में तसलसल हो, जमहूरियत में तसलसल हो, जमहूरियत रूह के मुताबिक हो, बार बार पार्टियां आवाम के सामने जाएं, अवाम उनका एहतसाब करे, बिल आकर जो गलत होगा वो गलत करार दिया जाएगा अवाम की तरफ से और एक बेहतर और खूबसूरत हम समाज कायम कर सकेंगे, एक निज़ाम हुकूमत दे सकेंगे। दुनिया ने कोई अचंभा नहीं किया, दुनिया ने कोई जादू करके अपने मसाइल से जान नहीं छुड़ाई, उन्होंने भी निज़ाम में तसलसल, निज़ाम में इस्तेहकाम, पॉलिसियों में तसलसल, उस पर चलकर ही मसाइल को हल किया है। पाकिस्तान के मसाइल का भी हल यही है, तमाम इदारों को, तमाम अफराद को जिनको पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की तरक्की, लोगों की खुशहाली अजीज और पसंद है, उनको निज़ाम में इस्तेहकाम लाना होगा, निज़ाम में इस्तेहकाम की जदोजहद की हिमायत करनी होगी। बिल्कुल ठीक है, चंद महीने इंतजार करने में कोई कयामत नहीं आ जाती, कोई जिलजिला नहीं आ जाता, सब्र किया जा सकता है। शेख वकास साहब, चंद महीने कुर्बान अगर कर दिए जाएं इस हवाले से कि इस चीज को सिमर डाउन करने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया जाए, आप समझते हैं वो ठीक होगा? चंद महीने कुर्बान कर दिए जाए मींस अर्ली इलेक्शन? जी
नहीं, मैं नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि अर्ली इलेक्शन जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है और ये सिचुएशन को जो है वो सेटल भी नहीं करेगा। इलेक्शन बिल्कुल अपने वक्त पे होने चाहिए और इन इलेक्शन अपने वक्त पे ही होंगे। जो हुकूमती पार्टी और उसके इत्तेहादी हैं, दे हैव डिसाइडेड टू गो एंड तक जाने को वो तैयार हैं। अगर ये वज़ीर आज़म जाता भी है तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने अपने बाकी लोग भी लाइन अप जो है वो किए हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि हर कीमत पे ये टर्म पूरी हो। अगर एक डिक्टेटर जो है वो 5 साल की टर्म पूरी करवा गया जिसको तो आपकी पार्टी का तो फायदा होगा ना। फिर एक और हम देखेंगे कॉम्प्रोमाइजेस और लिस्ट्स, विश लिस्ट्स। नहीं, अब कॉम्प्रोमाइजेस की गुंजाइश कोई नहीं है सना। बस हो गया जितने कॉम्प्रोमाइजेस होने थे और अब क्या निकालना है किसमें से। तो विश लिस्ट भी कोई नहीं है। हाँ, तो ये आप समझ रहे हैं ये काबीना भी प्रिपेयर्ड है, आप जिसके मेंबर हैं वो प्रिपेयर्ड है कि अगर ये वजीर आजम जाते हैं तो हम दूसरा फिर लाइन में है। देखिए, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ काबीना। जब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो काबीना तो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी। इट इज द क्वेश्चन कि पार्टी लीडरशिप जो है वो क्या सोचती है और जो उनकी सोच है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मौला बख्श साहब, बहुत शुक्रिया शेख फकास अकरम साहब, बहुत सलमान राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका याज अमीर साहब। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जाते हुए सिर्फ यही कहेंगे कि अगेन वोट का हक आपके पास है, रिमोट का हक भी आपके पास है। प्लीज चूज वाइजली। इसी के साथ हमें इजाजत, वापस चलेंगे जियो न्यूज की जानिब।